नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज 5 से 6 टॉपिक देखो कौन कौन से हैं। 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो आने ही आने इसमें से। ठीक है। एक है आपका प्लेगरिज्म, जो इंडिया में जो कॉपीराइट का जो उल्लंघन होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के सारे प्रोविजंस। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स के सारे प्रोविजंस। अदर बैकवर्ड क्लास के सारे प्रोविजंस। ठीक है। 5 टॉपिक तो ये हो गए। उसके बाद में मैटरनिटी लीव का जो वुमेन एम्पावरमेंट के सारे जो प्रोविजंस हैं, क्या क्या एक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और संविधान में कौन कौन से एक्ट हैं, इस पर बात करते हैं। ज़्यादा नहीं, 25 से लेकर 30 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन बहुत काम की है। PDF में पिन कर दूंगा भाई, बहुत टाइम लगा है थोड़ा से मुझे सारे के सारे टॉपिक कवर अप करने में। अच्छा, ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूँ, देखो। आपने सिलेबस तो देखा नहीं होगा जीडीसी का। जीडीसी में कुछ टॉपिक नए अपडेट करे हुए हैं, जहाँ पे स्पेशल मेंशन है। प्लेगरिज्म हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया। ठीक है। हाँ, स्केड्यूल कास्ट के और स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो जो नए प्रोविजंस हैं। उसके बाद में मैटरनिटी लीव वाला देखो, ये उसके बाद ये प्लेगरिज्म वाला हो गया। देन उसके बाद में ये है आपका पॉस्को। पॉस्को के बारे में क्या है, क्या हालिया उसमें अमेंडमेंट रहे हैं। कारा क्या है, ठीक है, सेंट्रल एडप्टेशन, हाँ, रिसोर्स अथॉरिटी, इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और भाई मैंने ना एक ही वीडियो में, सबसे बड़ी बात है कि एक ही वीडियो में मैं सब कवर अप करा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेगरिज्म है क्या, देखो, जो हम PhD कर रहे होते हैं, शोध में कोई भी शोध कर रहे होते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके हम चुरा लेते हैं उसके साहित्य को, उसको क्या कहते हैं, प्लेगरिज्म कहते हैं। पहली बात तो समझ आ गया प्लेगरिज्म क्या है। ठीक है। इसके लिए कुछ, हाँ, एक्ट कब आया, प्लेगरिज्म को रोकने के लिए एक्ट कब आया, तो पहले तो इसको याद रखेंगे आप, कब आया। कॉपीराइट एक्ट 1957। कब आया, कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया, 1957 में। ये याद रखना है आपको। ये क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रक्षा करने के लिए होता है। ठीक है। इसकी धारा क्या है, एक धारा याद रखना केवल, इसमें धारा है 57, याद रखेंगे आप कि भाई मॉरल राइट्स भी 57 वाला याद रखेंगे कि भाई ये स्पेशल राइट्स दे रखा है कॉपीराइट एक्ट 1957 में। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये याद रखना, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, कॉपीराइट एक्ट 1957, ये वाला। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देन इसके बाद में अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन्होंने भी क्या लाया, इन्होंने रूल्स लाए। अब पहले तो ये पूछ लेता है कि यूजीसी रूल्स कब लाया, तो 2018 में लाया इसके लिए। और क्या नाम था पूरा, यूजीसी रूल्स रेगुलेशन 2018, प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेगरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये याद रखना है आपको, 2018 में आए। ठीक है। अब बात क्या होती है कि इस एक्ट में, इस रूल्स में चार उन्होंने क्या दिए, चार रूल्स दिए, चार लेवल बताए, किसके, प्लेगरिज्म के। ठीक है, कि अगर हम कितना ज़्यादा साहित्य अगर किसी से उठाएं या चोरी करें, तो क्या वो दंडनीय होगा, या फिर कितने % दंडनीय होगा। तो कितने लेवल्स लाए इस रूल्स के तहत, 4 लेवल्स लाए। लेवल का भी नाम याद रखना है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ऐसे करके कितना है, लेवल 4 हैं। देखो मैं मार्क कर देता हूँ इसका, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, देखो लेवल 0, लेवल 1, ठीक है, ये तो लेवल 1। और उसके बाद में लेवल 2 और लेवल 3, ये वाले हो गए लेवल 2 और लेवल 3। तो कितने लेवल हैं, लेवल 4 हैं, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है। कौन से रूल्स के अंदर, 2018 के रूल्स के अंतर्गत है, और लेवल कितने लेवल है, 4 लेवल्स है। और ज़्यादा लेवल्स के बारे में ज़्यादा, हाँ, डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। थोड़ा सा देख लेना सरसरी निगाह से कि भाई 0 लेवल क्या है। अगर 10% तक, अगर मैं किसी का साहित्य को 10% लेके उठाऊं, तो मुझे कोई दंडनीय नहीं है, मतलब कोई पनिशेबल नहीं है, वो स्वीकार माना जाता है कि ठीक है। उसके बाद में 10% लेके अगर 40% तक है, तो 6 महीने की क्या है भैया, उसको स्क्रिप्ट जमा करने को कहा जाता है। ठीक है, और उसको वापस भी हो जाएगा। उसके बाद 40 से 60% और खतरनाक है। और लेवल 3 का याद रखना, 60% से अगर किसी ने लिया है, तो भाई उसकी थीसिस पूरी कैंसिल ही कर दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखना इस बात को। 3 चीज़ें क्या याद रखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ कि कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957 में आया, ये वाला एक्ट है, देखो कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया। ठीक है। धारा 57 याद रखेंगे कि भाई मॉरल राइट्स को, जस्ट ए सेकंड। ठीक है, 2 चीज़ याद रखनी है,
कब आया? 1957 में कॉपीराइट एक्ट आया। फिर उसके बाद यूजीसी रूल्स लेके आई 2018 में, जहाँ पर 4 रूल्स होते हैं, 4 लेवल होते हैं। लेवल कौन कौन से? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। बात क्लियर? प्लेगरिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, देखते हैं क्या है। पॉस्को वाला, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, कब आया? 2012 में आया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये याद रखेंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद में बाल दिवस थोड़ा याद रखना, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ओके, उसके बाद में अब थोड़ा से और आर्टिकल देखो। आर्टिकल 39E का क्लॉज एफ क्या कहता है कि बच्चों को शोषण से बचाने और गरिमापूर्ण विकास के अवसर देने के लिए, ठीक है, क्या करेगा राज्य, क्या करेगा, इस पर काम करेगा। तो कहाँ है? डीपीएसपी में। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39E आप याद रखेंगे। उसके बाद में आप एक चीज़ और याद रखेंगे, 1992 में क्या हुआ था? यूएन कॉन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, UNCRC हुआ था, जिसको समर्थन दिया भारत ने, रेटिफाई कर लिया। ठीक है, अब भारत सिग्नेटरी बन गया। तो भारत जब सिग्नेटरी बन गया तो इंडिया को अपने यहाँ कानून बनाना पड़ेगा ना। तो कब कानून पारित हुआ? 2012 में। याद रखेंगे पॉस्को कब आया और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कहीं होम मिनिस्ट्री कर दो, नहीं, याद रखना इस चीज़ को, इसीलिए मैं मिनिस्ट्री पे बार बार जोड़ देकर कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद में बच्चों की कानूनी परिभाषा क्या है? पॉस्को एक्ट के अंतर्गत याद रखना कि 18 साल से कम बच्चा, 18 से अगर उसकी एज कम है तो वो क्या है? वो क्या है? वो चाइल्ड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत आया। और ये कहाँ से कहाँ तक उम्र होती है? 16 से 18 तक। ठीक है, चलो उसके बाद में कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन क्या है? इसकी एक धारा याद रखेंगे आप, क्या है धारा? धारा 6। बस पॉस्को एक्ट 2012 में जब संशोधन हुआ 2019 में, तो इसका एक, हाँ, क्लॉज याद रखेंगे। कौन सा क्लॉज? नंबर 6। इसमें क्या है? जघन्य अपराध के लिए, जो बहुत ज़्यादा हीलियस क्राइम जो होते हैं, उसके लिए सजाए मौत का प्रावधान जोड़ा गया है। बस इतना याद रखेंगे। कौन सी धारा है? धारा 6 के अंतर्गत। ठीक है, चलो उसके बाद में थोड़ा सा इसमें और भी हाँ, ये कौन सा है? हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करते हैं। कौन सा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये कौन सा था? हाँ, पॉस्को एक्ट था। 2012 में कौन सा आया? देखो, ये था पॉस्को एक्ट, बच्चों को क्या है, यौन अपराधों से बचाने के लिए। सबसे पहले लेकिन कब आया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? सबसे पहले कब आया? 1986 में। मैं थोड़ा से PDF थोड़ा नीचे आ गई है। सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले कब आया? 1986 में, याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में किशोर न्याय अधिनियम 1986 में आया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करा? 1992 में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार पर समझौते पर हस्ताक्षर करे। ठीक है, उसके बाद फिर कब आया? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में आया। ठीक, अब होता है निर्भया गैंगरेप 2012 में। ठीक है, उसके बाद में कुछ परिवर्तन और हुए। तो फिर कब आया? जीजे एक्ट कब आया? तीसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया? 2015 में। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, उसके बाद में एक इसमें संशोधन हुआ है, जिसमें क्या है, पहले क्या होता था कि जो सेशन जज होता था, ठीक है, सेशन जो न्यायाधीश होता था, वो क्या करता था? वो अधिकार देता था कि भाई किस पे, वयस्कों पे मुकदमा चलाना है या नहीं चलाना। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? डीएम को दे दी गई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को। अब कौन इस शक्ति का अधिकार किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट के पास है कि भाई किसको मुकदमा चलाना है या नहीं चलाना है। इसके अथॉरिटी किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट के पास है। याद रखना इस बात को। ठीक है, ओके। उसके बाद ये कारा, कारा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानते रहो। ये क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती है। पहली बात तो ये है। कारा का पूरा नाम याद रखना है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। देखो, कारा का काम क्या है? जैसे हम कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो किसकी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए हमें कारा की अथॉरिटी की परमिशन चाहिए हमें, याद रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद में कारा क्या है? देखो, कारा जीजे एक्ट 2015 के तहत क्लॉज 68 के तहत इसको क्या किया गया? स्टेचुरी बॉडी बना दिया गया। अब ये पूछ लेगा कि कारा क्या है भाई? नॉन स्टेचुरी बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी? नहीं, स्टेचुरी बॉडी है। और कौन से क्लॉज के अंतर? धारा 68 के अंतर्गत। याद रखना इस बात को। ठीक है, हेग कन्वेंशन भी आप याद रखेंगे। हेग कन्वेंशन क्या है? जस्ट ए सेकेंड। हेग कन्वेंशन क्या है? एक कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन, ये बच्चों के लिए अडॉप्ट करने के लिए बनाया गया था। जैसे मानव अधिकार के लिए 1992 में हमने अथॉरिटी वो साइन
सिग्नेटरी बने हम लोग। ऐसे ही हमने क्या करा, हेग कन्वेंशन भी हुआ किसके लिए, बच्चों के अडॉप्शन के लिए। 1993 हमने क्या करी, इसकी पुष्टि करी। जब ये हमने इसकी पुष्टि कर दी तो हमें एक अथॉरिटी भी बनानी पड़ी, जिसका नाम क्या था, कारा। ठीक है, समझ आया आपको कारा क्या है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी क्या है। ओके, जुवेनाइल जस्टिस का पूरा 86 में आया, 2000 में आया, फिर 2015 में आया, और पॉस्को कब आया, 2012 में आया। ठीक है, पॉस्को की धारा याद रखेंगे 6, जहाँ पर क्या है, मौत की सजा का प्रावधान है, याद रखना है इस बात को। ठीक है भाई, और कारा कैसी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, एक थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल भी लॉन्च किया है कारा का, जहाँ पे हमें मान लो हमें कोई बच्चा जानकारी लेनी होती है, भाई गवर्नमेंट भी तो कहीं डालती है ना कौन सा पोर्टल है कि भाई यहाँ पे इतने बच्चे उपलब्ध हैं, आप ऐसे अडॉप्ट कर सकते हो। तो कौन सा पोर्टल है, केयरिंग्स पोर्टल है, याद रखना कारा का है कौन सा, केयरिंग्स पोर्टल। हाँ, पोर्टल चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, याद रखना इस बात को। ओके, चलो मैं टिक कर देता हूँ, ये वाला केयरिंग वाला केयरिंग पोर्टल है किसका, कारा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये भी डीएम का, डीएम को ही अब वो, हाँ इसमें परमिशन दे दी गई कि भाई डीएम ही इसको प्रक्रिया करेगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। अब बात करते हैं सीएसआर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सीएसआर। ये वाला जो है कंपनी एक्ट क्या है और धारा 135 क्या है, जानते रहिएगा इसके बारे में। देखो सीएसआर क्या है, पूरा नाम क्या है सीएसआर का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व जिम्मेदारी। ये क्या है, अब जैसे मान लो कोई कंपनी है उसका 500 करोड़ टर्नओवर है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई तुम्हारा जो लाभ हो रहा है ना 500 करोड़ का, उसमें से 2% हमें देना है, और 2% कहाँ लगाना है वो पैसा, सीएसआर में, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व। और सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या होते हैं भाई, बच्चों के प्राइमरी स्कूल में, यहाँ हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, अनाथों के लिए, वहाँ पैसा खर्च करना होगा। सीएसआर का मोटा मोटा मतलब होता है कि डबल टैक्स। भाई एक तो वो कॉर्पोरेट टैक्स दे रही होती है कंपनी ऑलरेडी, निगम कर, और गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि भाई ये भी कर ही है, लेकिन उस कर का नाम क्या कर दिया है, सीएसआर के रूप में। ठीक है, बात समझ आई आपको सीएसआर क्या होता है। अच्छा, अब सीएसआर कौन से एक्ट के तहत आया ये भी याद रखना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आया है, कौन से सेक्शन के तहत, 135 के तहत। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब सीएसआर कौन कौन से, अगर क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डीप पूछा तो पूछ लेगा कि भाई सीएसआर कौन सी कंपनी पर लागू होता है, जिस कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक हो, या जिस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, या फिर जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ या अधिक हो। तो कितना देना पड़ेगा, 2%, याद रखना है 2% है। ठीक है, सीएसआर के बारे में समझ आया ना आपको, सीएसआर क्या है, कंपनीज एक्ट क्या है। ओके, चलो, और कितना देना पड़ेगा, 2% देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हाँ, देखो अब गांधी जी का देखो ट्रस्टीशिप का, ये अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता सीएसआर पर अब ना, अगर क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग में बनाया उसने तो बोल देगा कि भाई सीएसआर क्या गांधीयन ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बेस्ड है। बिल्कुल है। गांधी जी क्या कहते थे ट्रस्टीशिप सिद्धांत में, कि भाई अमीर लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा हो गया, उस पैसे को खर्च मत करो, उस पैसे को जमा कर लो अपने पास में, और जब वक्त आएगा लोगों की ज़रूरतों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके लिए खर्च कर दो पैसा। इसी सिद्धांत पर सीएसआर लाया गया था। बात समझ आई आपको। ठीक है, ट्रस्टी सिद्धांत पर ही बेस्ड है सीएसआर। ठीक है भाई। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, एजिंग की, वृद्धजनों की, उनके लिए कुछ क्या प्रावधान है। ठीक है, ये वाला एक्ट याद रखना कब आया। पहली बात तो याद रखेंगे, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। सीनियर सिटीजन की बात कोई करता नहीं ना, कम करते हैं इस देश में। तो कब आया, 2007 में ये एक्ट आया, याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 आया। ठीक है भाई, ठीक है, यही बस इतना भर याद रखना है कि 2007 में ये एक्ट आया है। ओके, उसके बाद में अब वरिष्ठ नागरिक की एज देख लेना है, 60 वर्ष के हों, 60 वर्ष के, तो क्या कहते हैं भारत में इस एक्ट के तहत कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वो क्या है, वो सीनियर सिटीजन है। समझ गए आप लोग। अगर पूछ ले कि भाई इंडिया में सीनियर सिटीजन की एज कितनी है, 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर। ठीक है, क्लियर है। चलो, उसके बाद में इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन में मेन था जो मैंने बता दिया आपको। देन नेक्स्ट क्या है, हाँ अब बात करते हैं एमटीपी एक्ट की। क्या है,
एमटीपी एक्ट की, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया सबसे पहले? 1971 में आया है। भाई क्या होता था, लीगली तरीके से जब अबॉर्शन करवाने की अनुमति देता है, लीगली तरीके से अबॉर्शन की, किसके, एमटीपी एक्ट का मतलब क्या था, क्यों लाया गया था? गर्भपात को रोकने के लिए, अबॉर्शन को रोकने के लिए। इंडियन सोसाइटी में आज भी लड़कियां जो होती हैं उनको मार दिया जाता है, गर्भपात, भाई अगर चेक कर लिया कि इसकी लड़की हो रही है तो अंदर ही अंदर उसको अबॉर्शन करवा देंगे। उसके रोकने के लिए कब एक्ट आया? 1971 में, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब उसमें कुछ कमियां थी, उसमें थोड़ा सा और अपडेट किया गया। उसकी जगह एमटीपी एक्ट की जगह एक नया एक्ट कब आया? पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, ठीक है। कब आया? 1994 में। दोनों एक्ट याद रखेंगे आप, एमटीपी एक्ट 1971 में, उसके बाद में पीसीपीएनडीटी एक्ट कब आया? 1994 में। अब थोड़ा सा संशोधन हुआ है उसमें, एमटीपी में संशोधन 2021 में हुआ। इसमें दो चीज़ें याद रखेंगे, पहले क्या था, 20 सप्ताह तक गर्भपात के लिए मंजूरी मिलती थी, अब 20 सप्ताह से बढ़ा के क्या कर दिया है, 24 सप्ताह तक, अगर बच्चा पेट में 24 सप्ताह तक है किसी लेडी के पेट गर्भ में, तो वो 24 सप्ताह के बाद भी क्या करा सकती है, गर्भपात करा सकती है, अबॉर्शन करा सकती है, याद रखना। और ये कौन से अधिनियम के तहत आया है? 2021 के तहत। तो तीनों चीज़ें याद रखेंगे। एमटीपी एक्ट सबसे पहले कब आया? 1971 में। पीसीपीएनडीटी एक्ट कब आया? 1994 में। और एमटीपी में संशोधन अधिनियम 2021 में आया। उसके तहत क्या हुआ कि अब 24 सप्ताह तक गर्भपात के लिए अनुमति मिलती है, पहले क्या था, 20 सप्ताह तक था। बात समझ आई आपको? ठीक है, चलो। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं महिलाओं के, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। कौन कौन सी हैं? देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2015 में शुरू हुई, याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2015 में शुरू हुई। उसके बाद नेक्स्ट योजना कौन सी? सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी याद रखेंगे, इसकी डेट याद रखना है आपको। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें क्या प्रावधान था कि बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए एक छोटी बचत योजना, एक सेविंग बैंक की योजना है, ताकि बेटियां जब बड़ी हों 21 साल तक तो उन पर आर्थिक बोझ ना बन पाए। लाडली लक्ष्मी योजना, विभिन्न राज्य स्तरीय योजनाएं हैं। मुखबिर योजना यूपी सरकार की है, मुखबिर योजना याद रखना। पूछ लेगा कि मुखबिर योजना क्या है, अब बोल देगा कि भाई वह सीआईडी के लिए, सीबीआई के लिए नहीं। मुखबिर योजना क्या है? अवैध लिंग जांच करवाने वालों के लिए, पकड़वाने के लिए मुखबिरों को नगद पुरस्कार देना। बात क्लियर है आपको? ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं नीति आयोग पर, ठीक है। क्या बात करते हैं? नीति आयोग पर। कब? देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। पहली बात तो कब आया? 1 जनवरी 2015 को, प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है। बॉटम अप, बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है, जड़ से लेकर, धरती से लेकर ऊपर की तरफ में, इसका एक थिंक टैंक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है भाई। गवर्निंग काउंसिल में राज्यपाल, उपराज्यपाल, ठीक है, बाकी सारे लोग होते हैं, क्षेत्रीय इसके मुख्यमंत्री, बाकी सारे राज्यों के। उसके बाद में एक होता है वाइस चेयरपर्सन, क्या होता है, एक होता है वाइस चेयरपर्सन, एक होता है सीईओ। तो आप सीईओ का और वाइस चेयरपर्सन का दोनों का नाम याद रखेंगे, करंट में क्या क्या है, ठीक है। अब नीति आयोग कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, कौन कौन करता है? देखो, सतत विकास लक्ष्य, नाम याद रखना, और रिपोर्ट के बारे में कौन कौन सा फर्स्ट उस पर आया है राज्य, ये भी याद रखना। नीति आयोग की एक तो रिपोर्ट याद रखेंगे, और रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश कर रही, कौन कौन सा डाटा दे रही है। तो नीति आयोग की पहली रिपोर्ट क्या है? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, एसडीजी इंडेक्स इंडिया। इसमें क्या होता है कि कौन कौन सा राज्य जो सेल्फ, जो एसडीजी हैं, इंडेक्स हैं, सतत विकास जो लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, कितने आगे हैं कौन कौन से राज्य। तो नीति आयोग सभी राज्यों के बारे में बताता है। तो आप एसडीजी इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ेंगे, करंट वाली। उसके बाद में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ईपीआई, निर्यात तत्परता सूचकांक, कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। और इस रिपोर्ट के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में भी। उसके बाद में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन निकालता है? नीति आयोग ही निकालता है। तो आप इसके बारे में भी पढ़ के जाएंगे। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है, भाई कौन से स्टेट की सबसे बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से नंबर पर है, तो इसके बारे में भी पढ़ के जाएंगे आप, ठीक है। चार रिपोर्ट तो इम्पोर्टेंट ही हैं, ओके। उसके बाद में भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट, ये भी एनईपी 2020 के बारे में इन्होंने रिपोर्ट दी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2047, इसके बारे में देख के जाना, ओके। उसके बाद में नीति आयोग के कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, जैसे अटल टिंकरिंग लैब,
ठीक है। अटल टिंकरिंग लैब, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, देखो थिंक टैंक है। उसके बाद आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए इसने 2018 में। ओके, इसके बारे में थोड़ा, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत ही क्या है, अटल टिंकरिंग लैब है। ओके, अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ठीक, जस्ट सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट क्या है। देखो, शेड्यूल कास्ट के बारे में संविधान में कुछ प्रावधान है और ये पूछे जाते हैं, चाहे वो जीएस में हो, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, कहीं भी इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि शेड्यूल कास्ट कितने परसेंट है इंडिया में और शेड्यूल ट्राइब्स कितने परसेंट है इंडिया में। ठीक है, और लोकसभा और लोकसभा में और राज्यसभा में इनकी कितनी कितनी सीट हैं। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं आर्टिकल 15(4) क्या है। क्या कर रहे राज्य क्या करेगा इनके लिए, एससी और एसटी के लिए क्या करेगा, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करेगा आर्टिकल 15(4) के तहत। अच्छा, अब शिक्षण संस्थानों में तो प्रावधान कर दिया, तो नौकरी में भी तो कोई करेगा ना, नौकरी में भी आरक्षण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो 16(4) में। ओके, ठीक है, 15(4) और 16(4) याद रखिएगा हर हालत में, चाहे वो एससी के लिए हो चाहे वो एसटी के लिए हो, दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर, हाँ, और उसके बाद में अनुच्छेद 17 क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत है। और इसके लिए कब एक्ट कब बनाया गया, अब आर्टिकल तो भाई मेंशन कर दिया ना संविधान में, उसके लिए कोई भारत सरकार क्या करेगी, संसद क्या करेगी, उसके लिए कोई अधिनियम भी तो बनाएगी ना। तो अधिनियम कब बनाया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट एक्ट कब आया, 1955। ओके, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अच्छा, सेकंड आपको क्या करना है, इसमें एक संशोधन भी हुआ है, कब आया था संशोधन, ये बताना है आपको। सिविल राइट एक्ट में एक संशोधन भी आया है। ओके, उसको देखते रहना। उसके बाद में, अब ये तो होगी नौकरी और अस्पृश्यता और शिक्षा में। राज्य के एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 46 पूछा गया है, आर्टिकल 46 भी पूछा गया है, आर्टिकल 335 भी पूछा गया है, आर्टिकल 330 भी पूछा गया है। तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो आर्टिकल 46 क्या कह रहा है कि राज्य क्या करेगा, ओबीसी एसटी एससी के लिए क्या करेगा, शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देने के लिए तत्पर रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या करेगा, एसटी एससी और ओबीसी के लिए क्या करेगा भाई, इनके लिए काम करेगा, आर्थिक हितों को और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि डीपीएसपीज में जो आर्टिकल होते हैं वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, हालांकि उस पर काम करेगा वो अलग बात है। तो फ़र्क तो जानते होंगे आप एफआर और डीपीएसपीज और एफडी में। आर्टिकल 335 क्या है, स्पेशल मेंशन है, क्या कह रहा है कि किसी राज्य के मामले से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त एससी और एसटी के दावों का प्रशासन की दक्षता में बनाए रखने में ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, विशेष सर्विसेज में आर्टिकल 335 में स्पेशल मेंशन है एससी और एसटी के लिए, याद रखना। अब बात करते हैं इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए ना, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, देखो लोकसभा में आर्टिकल 330 है एससी और एसटी के लिए, बात समझ आई आपको। ठीक है, आर्टिकल 332 राज्यों में है एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए, बात समझ रहे हो आप। और 243 ग्राम पंचायतों में आरक्षण की बात है, कौन सा, 243 डी, याद रखना, आर्टिकल 243 डी ग्राम पंचायतों में आरक्षण है, किसके लिए, एसटी और एससी के लिए। और 332 में क्या है, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण है एससी और एसटी के लिए सीटों पर। और आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में आरक्षण है एससी और एसटी के लिए, ठीक है, सीटों के लिए, बात समझ आई आपको। ओके, उसके बाद में आर्टिकल 243, अब शहरी निकायों में भी तो होगा भाई, ये तो ग्रामीण पंचायतों में था आरक्षण 243 डी में, और शहरी निकायों में जो नगर पालिकाएं होती हैं उसमें भी आरक्षण होगा सीटों के लिए। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 टी, आर्टिकल 243 टी, याद रखना है इस बात को। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद में मेन क्या है, ये वाला, हाँ। अब देखो, अब दो चीज़ें हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। अब भाई इसके लिए एक अलग आयोग भी बनाया है भारत सरकार ने, धीरे धीरे। ठीक है, आर्टिकल कौन से अंतर्गत आता है, आर्टिकल 338। ठीक है, क्या था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 65वां संविधान संशोधन। पहले एक ही अधिकारी होता था एससी और एसटी के लिए, लेकिन 65वें संविधान संशोधन 1990 में इसको क्या बना दिया गया, एससी और एसटी बहुसदस्यीय आयोग कर दिया गया कि भाई इसमें कई सारे लोग होंगे। अब क्या होता है, अब आता है 89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 2003 आता है, याद रखना, आर्टिकल 2003 के तहत, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत
दो आयोग बनाए गए, एक तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। उसके लिए देखो पहले क्या आता है SC, अब इसको याद कैसे करेंगे, SC अल्फ़ाबेट में देखो C पहले आ रहा है और T बाद में आ रहा है, ओके ऐसे ही ना। तो SC नेशनल कमीशन SC कब आया, 338 आर्टिकल 338A के तहत, ओके। और ST कब आया, ST के लिए कौन सा आर्टिकल है, 338, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत हुए हैं, संविधान संशोधन अधिनियम 89 में, संविधान संशोधन 2003 के तहत में, ओके। अब थोड़ा सा इनके लिए योजनाएं देख लो, कौन कौन सी योजना है। प्रधानमंत्री अनुसूचित, एक सेकंड, कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कौन सी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय के नाम से, क्या है, PM अजय के नाम से, ओके। ये क्या करती है, SC बहुल गाँव का विकास करना, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया योजना आई, ठीक है। श्रेयस योजना आई, श्रेयस वाला याद रखना, हायर एजुकेशन स्कीम में SC और ST के लिए क्या चलाएगी, कौन सी योजना चलाएगी, श्रेयस योजना। MPhil और PhD प्राप्त करने में जो फेलोशिप देते हैं वहाँ पर। श्रेष्ठा योजना, इसका नाम पूरा क्या है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट एंड हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठा योजना, श्रेयस योजना, दोनों याद रखना SC और ST के लिए हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक। श्रेष्ठा योजना कौन सी है, कक्षा 9वीं से और 12वीं तक इनको आवास देने के लिए, मेधावी छात्रों को। इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC, ये अच्छा, वो ये वाला मत याद रखना। उसके बाद में मेन और देखो क्या क्या प्रावधान है जो लीगली एक्ट बनाए गए इनके SC और ST को रोकने के लिए। मैंने आपको बताया सिविल राइट एक्ट कब आया, 1955 में आया। SC ST का एक्ट कब आया, 1989 में, याद रखना कब आया, 1989 में कब आया, ये SC ST एक्ट आया, ठीक है। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये थोड़ा सा मैंने आपको बताई थी, 15(4), 16(4) में क्या क्या है। उसके बाद आर्टिकल 46 भी आपको बता दिया है। हाँ, आर्टिकल 275 याद रखना, स्पेशल है, या पूछा गया है ये। 275 में क्या कह रहा है, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और उनके विकास के लिए विशेष सहायता, स्पेशल ग्रांट देते हैं, किसके लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, इनके प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 275 275 के अंतर्गत, याद रखना इसको, ठीक है भाई। अभी बताया रिवीजन के लिए, 330 में लोकसभा में प्रावधान किया गया, 332 में राज्य विधानसभा में, 243D किसमें है, ग्राम पंचायतों में, 243D किसमें है, शहरी स्थानीय निकायों में। ये रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा आपका, ओके। उसके बाद में छठी अनुसूची याद रखना, छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखना। मणिपुर मत कर देना, इसकी ट्रिक याद रख लो, ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM या फिर ATMM, कुछ भी याद रख सकते हो, याद रखना। अच्छा, छठी अनुसूची में क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना करी जाती है, याद रखना। दोनों फैक्ट याद रखने, छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम जैसा हाल नहीं है, वहाँ पर क्या होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, और काउंसिल्स का नाम याद रखना क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद में आर्टिकल 342 क्या है, 342, ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है, क्या करता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है, ताकि वो किसी भी जनजाति या फिर शेड्यूल कास्ट को जनजाति, हाँ, घोषित कर सके कि भाई ये अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। अब देखो और प्रावधान क्या है, अभी बताया मैंने आपको कि 342 याद रखेंगे आप। 338A में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST आया, ठीक है। उसके आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, 300, ये तो हम अभी ऊपर करके आ चुके हैं। उसके बाद कुछ योजना है, गवर्नमेंट की स्कीम है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, बिरसा मुंडा के उस पर नाम पर रखी गई थी, ये याद मत रखना। जो मैं कह रहा हूँ वो तो याद रखना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में मेन क्या है, हाँ, एक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है, कब तक भाई इसको पूरी तरह से इंडिया में से सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने के लिए कब तक, कौन सी डेट मेंशन करी गई है, 2047 तक ख़त्म करना है, जनजातियों में ज़्यादा पाया जाता है। और एक और बात, करंट में एक जीनोम है बिरसा वन के नाम से, अभी करंट में पढ़ेंगे तो क्या है, एक जीनोम बिरसा वन के नाम से टीका है, ठीक है। वहाँ पर एक कौन सी बीमारी से होती है, एनीमिया, ओके। तो एनीमिया से क्या होता है, सिकल सेल, 2047 तक जनजातियों से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया, ये याद रखना, 2047 तक, ओके। उसके बाद में पेशा एक्ट के बारे में याद रखो भाई, कब आया, 1996 में, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, संविधान के 9वें भाग में ही है ये,
ओके, जैसे हमारे यहाँ पर PRA 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट या फिर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या लाई गई, पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। ऐसे ही शेड्यूल एरियाज में क्या नहीं होता, पंचायतें नहीं होती है ना वहाँ पे, इसके लिए अलग से लगाया गया। क्या लाया गया, पेसा एक्ट लाया गया। कब आया, 1996 में। उसके बाद में FRA एक्ट याद रखना, फॉरेस्ट राइट एक्ट याद रखना, 2006 में आया, याद रखना। ये वनवासी के लिए उनके वन अधिकारों की मान्यता देने के लिए। ओके, SC एक्ट कब आया, 1989 में, हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। हाँ, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, ये याद रखना। अब देखो, मैंने बताया था आपको ST की पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, कितने परसेंट है, 8.6%। और सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ मिलता है, MP में मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। जबकि और यूटीज में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लक्षद्वीप में, दोनों याद रखेंगे। तीसरा फैक्ट क्या याद रखेंगे, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी में कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं है। अब थोड़ा OBC पे बात कर लेते हैं। देखो OBC पे क्या है, OBC का कौन कौन सा प्रावधान, तो सब जानते हैं। अभी बताया था 15(4) और 16(4) किसके लिए था, SC ST के लिए, ठीक है। ओके, अभी देखो 15(4) में OBC के लिए भी है, ये भी याद रखना है, और 16(4) में OBC के लिए भी है। कितना परसेंट इनको मिला हुआ है, 27%, ये याद रखना। DPSP में 46 सेम है, 46 के लिए ST SC OBC के लिए 46, और 15(4) 16(4) में SC ST OBC के लिए प्रावधान है, याद रखना, ठीक है। ओके, आर्टिकल 338 में SC ST के लिए भी प्रावधान है, और 338B में OBC के लिए भी प्रावधान है। आयोग का जो आगे आएगा पता चलेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 340 के तहत में, ये वाला थोड़ा सा याद रखना। आर्टिकल 342 में वहाँ क्या था, राष्ट्रपति को अधिकार था SC और ST को जाति और जनजाति घोषित करने के लिए। यहाँ पर आर्टिकल 340 में क्या है, यहाँ राष्ट्रपति को अधिकार है। अच्छा, पहला आयोग कब स्थापित किया गया, 1953 में, क्या नाम था, काका कालेलकर आयोग। दूसरा आयोग OBC के लिए कब स्थापित किया गया, 1979 में, 79 में, BP मंडल की अध्यक्षता में, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 338B, देखो अनुच्छेद 338A और अनुच्छेद 338 किसके लिए था, SC और ST के लिए। आर्टिकल 338B किसके लिए है, OBC के लिए। ओके, अच्छा, अब OBC को क्या बना दिया गया है, एक वैधानिक आयोग बना दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, आर्टिकल 102 के तहत, 102 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको क्या दिया गया है, स्टेचुरी का दर्जा दे दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, 338B को जोड़कर, याद रखना। OBC आयोग कैसा आयोग है, अब संवैधानिक आयोग है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 338B के अंतर्गत, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 102वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है भाई। इतना सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। ओके, इसमें मेन क्या है, मेन मैं बता देता हूँ। बाकी तो देखो, PM ये मत पढ़ना, बाकी आप एक PM विश्वकर्मा योजना जरूर पढ़ लेना। आप लोग PM विश्वकर्मा योजना पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मेन काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग। उसके बाद एक इंदिरा साहनी केस हुआ, कब हुआ, 1992 में। ये पूछ लेगा कि इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, तो भैया OBC के आरक्षण से संबंधित है ये आयोग, याद रखना। कब हुआ, 1992 में। इसी में 27% आरक्षण को वैध माना गया था, और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसी में दिया गया था, ठीक है। बात समझ आ गई आपको। अच्छा, एक रोहिणी आयोग भी था, ये भी सब कैटेगराइजेशन करा गया था OBC आयोग का, ये याद रखना। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, आर्टिकल 14 याद रखेंगे, आर्टिकल 15 में। अब बाकी तो आपको सारे आर्टिकल पता ही हैं। उसके बाद में मेन देखो, आर्टिकल 39A याद रखना, क्या कह रहा है इसमें, महिला एवं दोनों, महिला एवं पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन का समान अधिकार मिलेगा, पहली बात तो। और आर्टिकल 39D याद रखेंगे, 39A याद रखेंगे, सम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कौन से, ये पूछता है कि कौन से DPSP के अंतर्गत इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 39D में प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 42 में मैटरनिटी लीव के लिए क्या है, मैटरनिटी रिलीफ के लिए प्रावधान किया गया है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 243D महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है, किसमें, ग्राम पंचायत में। और आर्टिकल 243T के तहत कहाँ प्रावधान है, आरक्षण का महिलाओं को नगर पालिकाओं में,
ओके। उसके बाद में अभी जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है 106, कौन से संविधान संशोधन से आया? 106वें संविधान संशोधन से आया। ठीक है। कितना आरक्षण दिया गया संसद में? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। ठीक है भाई। गवर्नमेंट स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि योजना, कस्तूरबा, ये वाली याद रखना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कौन से सन में आई? ये याद रखेंगे ही रखेंगे आप। मुद्रा योजना याद रखना भाई। ठीक है। स्टैंड अप इंडिया याद रखना। उसके बाद में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये याद रखेंगे आप। और क्या क्या है? हाँ, समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया? इक्वल वे के लिए, इक्वल वर्क के लिए, इक्वल पे कौन से आर्टिकल में मेंशन था? बताओ। अभी आर्टिकल 39D में मेंशन है। देखो ये रहा आर्टिकल 39D में, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए। अब भाई प्रावधान तो किया गया संविधान में, लेकिन भारत सरकार क्या करेगी? अधिनियम में तो लाएगी ना। अधिनियम कब आया? 1976 में आया। कहाँ है? देखो ये रहा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान कार्य के लिए पुरुष और महिलाओं को समान वेतन सुनिश्चित करना। किसी कहीं आप शिकायत कर सकते हैं, कोई भी कंपनी अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर, एक ग्राउंड रियलिटी नहीं है लेकिन संवैधानिक तौर पर है। ग्राउंड रियलिटी पर आज भी समान पे नहीं किया जाता है, इक्वल पे नहीं किया जाता है महिलाओं को। उसके बाद घरेलू महिला हिंसा के महिलाओं का संरक्षण, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया? 2005 में आया। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कब आया? 2013 में आया, याद रखना कब आया। उसके बाद में अभी 39A में देखो मैटरनिटी लीव के बारे में बात करता है, उसके लिए एक्ट कब आया? मातृत्व, हाँ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया? 2017 में। क्या हुआ इसको संशोधन के तहत आया। अब क्या हुआ? पहले 12 सप्ताह तक छुट्टी मिलती थी बच्चा पैदा होने के बाद, अब कितने सप्ताह तक छुट्टी मिलती है? 26 सप्ताह कर दिया गया है। जैसे आपके PNDT एक्ट में कितना 20 सप्ताह से बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया गर्भपात कराना, ऐसे ही मैटरनिटी बेनिफिट कितने सप्ताह कर दिया गया है? 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, याद रखना। ओके। और ट्रिपल तलाक एक्ट कब आया? 2019 में। उसके बाद में ये जेंडर बजटिंग इंडिया में कब से शुरू हुई? याद रखना इस बात को, 2005-6 में। जेंडर बजटिंग भाई, महिलाओं के लिए अलग से सेक्शन रखा जाता था पैसे का, अलग से बजट होता था। कब से शुरुआत हुई थी? 2005 और 6 में जेंडर बजटिंग शब्द आया था। ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया? सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब आया? पहला मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। ठीक है। जैसे दहेज प्रथा अधिनियम भी कब आया था? 1961 में। ऐसे ही पहला मातृत्व लाभ अधिनियम भी 1961 में आया था, याद रखेंगे इस चीज को। ओके। तो देखो 37 मिनट की वीडियो रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार नहीं 3 से 4 बार ही देखना भाई। 5 से 6 क्वेश्चन पक्का होने वाले हैं GS सेक्शन में, सोशियोलॉजी सेक्शन में। और इतने सम में ना भाई किसी ने नहीं पढ़ाया होगा एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।